वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली 2 क्लासेज में हमने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ा है एरर एंड करेक्शन। ये 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए सेम है, क्योंकि इस टॉपिक से तीनों कक्षाओं के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। आज इसी का थर्ड पार्ट करेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप्स हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप्स की उनमें मिस्टेक्स मिलती हैं। तो कोशिश करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स को ढूंढने में सफल हो पाओ। आज थर्ड पार्ट है इसका, चलो शुरू करते हैं। 21st क्वेश्चन है, टेक 2 स्पून्स ऑफ सिरप एट द मॉर्निंग फॉर क्विक रिलीफ फ्रॉम जॉइंट पेन। टेक 2 स्पून्स। टेक यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है। 2 स्पून्स, 2 के बाद स्पून्स में भी एस लगा है, प्लूरल बना रखा है क्योंकि 2 चम्मच हैं। ऑफ सिरप एट द मॉर्निंग। अगर आपको याद हो, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था एट 12 o'clock, एट 10 o'clock, एट 4 o'clock, यानी जब घड़ी के घंटे दर्शाए जाएं तो उससे पहले प्रयोग हो सकता है एट का, लेकिन द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून नहीं होता। वहाँ पर बेटा क्या होता है, इन द मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, इन द मॉर्निंग होना चाहिए। तो हमारी मिस्टेक्स यहाँ पर क्या है, एट। ठीक कैसे करेंगे, करेक्शन में आ जाएगा इन। याद रखना ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर किसी साल आ जाए, कोई ईयर आ जाता है, जैसे आपका जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बोलोगे, 2004 में, 2005 में, 2006 में, है ना। तो किसी ईयर से पहले हम प्रयोग करते हैं इनका, इन 2006, इन 2008। आपको याद क्या रखना है, किसी ईयर से पहले इन का प्रयोग होता है। हो सकता है आपको किसी अदर सेंटेंस में इस प्रकार की मिस्टेक्स मिल जाए, वो एट 2008 दे दे, यानी कि साल से पहले वो एट या ऑन लगा दे। तो आप याद रखना साल से पहले क्या आएगा, इन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कैंडिडेट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ प्राउडली बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड and stated that he had been working with the core team since 5 years। अगर आपने टेंस पढ़े हों तो टेंसेस का जो 4th पार्ट होता है, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों टेंस का जो 4th पार्ट होता है, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला भाग, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है सिंस, दूसरी आती है फॉर। वहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको डिटेल में समझाई गई हैं। बेटा सिंस का प्रयोग तब होता है जब किसी कार्य के शुरू होने का स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, यानी कि जैसे एग्जांपल देखो, एक, मैं यहाँ पर मंडे से रह रहा हूँ। मैंने रहना यहाँ पर कब शुरू किया, मंडे से, यानी मेरा स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है। मैं इस विद्यालय में 2006 से आ रहा हूँ। मेरा स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है कि मैंने यहाँ पे आना 2006 में शुरू किया था। जब स्टार्टिंग टाइम दे रखा है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंस का। और जब स्टार्टिंग टाइम ना दे करके कोई टाइम पीरियड दे रखा हो, जैसे 2 साल, 10 महीने, 10 दिन, 15 घंटे, है ना। अब वो 15 घंटे या वो 10 साल वो कब शुरू हुए थे, वो स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया, केवल एक ड्यूरेशन दे दी। तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग ना होके फॉर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सिंस 5 years, 5 सालों से। अब वो कौन से 5 साल हैं, वो कब शुरू हुए थे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
तो यहाँ पर हमारा एरर क्या है? सिंस। और करेक्शन में क्या आ जाएगा? 4। ड्यूरेशन से पहले आएगा 4, और किसी काम का अगर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम दे रखा है तो वहाँ पर प्रयोग होगा सिंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When she returned to her flat, जब वो वापस अपने घर लौटी, she saw at once, तो उसने तुरंत देखा, that the burglars broke in her absence, कि उसकी अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंस में बर्गलर्स घर में घुस चुके थे। देखो, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि जब कोई दो काम होते हैं, दूसरा काम पहले काम के पूरा होने के बाद होता है। एक एग्जाम्पल देखो, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, यानी कि डॉक्टर कब आया है? जब पेशेंट मर चुका था, यानी पेशेंट के मरने का काम पहले पूरा हो चुका था, तब डॉक्टर आया है। तो जो काम पहले पूरा हो चुका है वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम दूसरा है, यानी कि जो काम बाद में होता है, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस सेंटेंस को देखो अब, सी सा एट वंस, उसने आते ही तुरंत देखा। सा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट द बर्गलर्स ब्रोक इन हर एब्सेंस, कि उसकी एब्सेंस में बर्गलर्स घर में घुस चुके थे, यानी कि घर में घुसने वाला काम पहले पूरा हो चुका था। तो जो काम पहले पूरा हो चुका है वहाँ पर तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया है ब्रोक, तो हमारा एरर यहाँ पर क्या है? ब्रोक। इसको ठीक कैसे करेंगे? हम लिखेंगे हैड ब्रोकन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए? एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरे स्टेशन पर पहुँचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, या जब मैं स्टेशन पहुँचा तो ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन के चले जाने का काम मेरे पहुंचने से पहले पूरा हो चुका है। ट्रेन जा चुकी है, तो ट्रेन के जो जाने वाला भाग है उसमें हम प्रयोग करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब मैं वहाँ पहुँचा, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। समझ गए? दो काम अगर एक साथ हों और पहला काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरा काम हो, तो पहले भाग में हम लिखेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो पहले पूरा हो चुका है, और जो बाद में होगा उसमें हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स एंड द हॉक्स, द स्टूडेंट काउंसिल सजेस्टेड अ रीमैच बिटवीन द टीम्स। अब दो टीमों के बीच मैच हुआ था, वहाँ पर कुछ हो गया होगा, तो उन दोनों टीमों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए स्टूडेंट काउंसिल ने ये सजेस्ट किया कि एक रीमैच किया जाए। अब आप देखो, मैंने आपको शायद पहले सेशन में एक रूल बताया था, इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग। बेटा टू जब आ जाए, टू के बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पर हमारा एरर क्या है? हमारा एरर है बैलेंसिंग। करेक्शन में आ जाएगा बैलेंस। अब यहीं पर आप एक और चीज़ समझो,
द स्टूडेंट काउंसिल सजेस्टेड अ रीमैच बिटवीन द टीम्स। यहाँ पर एक वर्ड आया है बिटवीन, मैं आपको समझा दूँ। बिटवीन का मीनिंग होता है बीच में। यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दो टीमों के बीच मैच होना है। वो दो टीमों के नाम दे रखे हैं, द ईगल्स एंड द हॉक। अगर दो से ज़्यादा टीमें होती, यानी कि 3, 4, 5 चाहे कितनी भी होती, लेकिन वो दो से ज़्यादा होती, तो यहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग नहीं करते। उस कंडीशन में यहाँ पर बिटवीन की जगह पे आ जाता अमंग। अमंग का मीनिंग भी होता है बीच में, लेकिन आपको ये याद रखना है जब कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में हो, दो टीमों के, दो व्यक्तियों के, दो जानवरों के, दो जगहों के, फोकस किस पे करना है? दो पे, तो वहाँ पर आएगा बिटवीन। और अगर वो दो से ज़्यादा, चाहे वो कितने भी हों, उनके बीच में अगर कुछ है तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अमंग। समझ गए? एक्सप्लेनेशन को बेटा लिखते जाना है ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम से पहले रिवीजन करने में आसानी हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एविल ऑफ बेगिंग इज़ वेरी कॉमन इनटू अवर सोसाइटी। भीख मांगने की जो बुराई है वो हमारे समाज में बहुत कॉमन है। इनटू, आप फोकस करो, इनटू। इनटू का मीनिंग होता है के अंदर। यहाँ पर हमारा एरर है इनटू। ठीक कैसे हो जाएगा? इनटू की जगह इन आना चाहिए था। इन का मीनिंग होता है में, इनटू का अंदर होता है के अंदर, है ना? तो समाज में बुराई कॉमन है। कौन सी बुराई है? भीख मांगने की बुराई है। तो के अंदर यहाँ पर ना आके यहाँ पर आएगा में, यानी हम इनटू की जगह पर लिखेंगे इन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर कैन बी नो प्लेस विच यू वुड नॉट फाइंड अ बेगर। देयर कैन बी नो प्लेस विच, यहाँ पर सोचो, WH फैमिली वर्ड मैंने आपको कल बताए थे। यहाँ पर तो लिखा भी आ गया प्लेस। प्लेस का मीनिंग होता है जगह या स्थान। तो प्लेस या जगह के लिए हम कौन सा WH फैमिली वर्ड यूज़ करते हैं? जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, मीनिंग होता है उसका कहाँ, वो होता है वेयर, है ना? तो हमारी गलती क्या है? विच। विच की जगह पर क्या आना चाहिए था? वेयर आना चाहिए था। प्लेस के लिए बेटा प्रयोग करेंगे वेयर। टाइम के लिए प्रयोग करेंगे व्हेन। किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे हु। किसी वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे विच। तो यहाँ पर विच ना आकर के आएगा वेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आलमंड इज़ एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। आलमंड्स जो हैं वो अच्छे सोर्स हैं विटामिन ई के, मैग्नीशियम के और मैग्नीज के। तो आलमंड सही है। आलमंड के बाद इज़ आया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। एन का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पर ए की साउंड आ रही है, यानी वाउल साउंड से शब्द शुरू हो रहा है। एक्सलेंस, एक्सलेंस शब्द जो है वो नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सलेंस है वो आलमंड की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि आलमंड की विशेषता। यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए था। हमारा एरर क्या है? एक्सीलेंस। उसकी जगह पर करेक्शन में आना चाहिए था एक्सलेंट, यानी कि एक्सलेंट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, वो विशेषता बताता है आलमंड्स की। आलमंड की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छे सोर्स हैं किस चीज़ के? विटामिन ई के, मैग्नीज के, मैग्नीशियम के।
तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक्स है एक्सलेंस जो कि एक नाउन शब्द है, वहाँ पर आना चाहिए एक्सलेंट जो कि एक एडजेक्टिव शब्द है। लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। पिछले सप्ताह एक बच्चे को प्लेन में नहीं चढ़ने दिया गया, प्लेन में चढ़ना अलाउ नहीं किया गया रांची एयरपोर्ट पर। तो कुछ बातें आप समझते चलो। लास्ट वीक यानी कि पास्ट टाइम की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। ए चाइल्ड हो सकता था यहाँ पर वो ए चिल्ड्रन लिख देता, है ना, चाइल्ड का प्लूरल बना देता चिल्ड्रन, लेकिन पास में ए रखता तो चिल्ड्रन में गलती हो जाती। चाइल्ड वाज की जगह चाइल्ड वर लगा देता तो गलती हो जाती। नॉट अलाउड, अब हमें पता चल गया अलाउड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। टू बोर्ड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बोर्ड द प्लेन, द प्लेन लिखा है, द प्लेन लिख करके उसने उस प्लेन को विशेष बना दिया, लेकिन यहाँ पर उस प्लेन का नाम नहीं दे रखा। अगर यहाँ पर प्लेन का नाम आ जाता तो दा का प्रयोग ठीक भी लगता, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं पता कौन सा विशेष प्लेन है, तो इसीलिए हमारी गलती क्या है, दा। एक प्लेन में चढ़ने से रोका था ना, तो करेक्शन करके आएगा ए। यहाँ पर अगर प्लेन का स्पेशल नाम होता तो द आ सकता था, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई विशेषता नहीं बता रखी, सिंपल बोल रखा है कि एक प्लेन में चढ़ने से एक बच्चे को रोका गया या अलाउ नहीं किया गया, तो यहाँ पर करेक्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी देयर इन इंडिया हैव सो मैनी रिलीजन्स, ईट सो मैनी डिफरेंट फूड्स एंड वियर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। हम वहाँ भारत में, क्या होता है, हम वहाँ भारत में, वी का मीनिंग होता है हम। देयर इन इंडिया, वहाँ भारत में, अरे हम तो रहते ही इंडिया में हैं ना, तो हम वहाँ भारत में थोड़े ना बोलेंगे, हम यहाँ भारत में बोलेंगे कि हम यहाँ भारत में बहुत सारे धर्म, अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के खाना और बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहनना, तो हम यहाँ बोलेंगे ना बेटा, हम वहाँ नहीं बोलेंगे। तो हमारा एरर क्या होगा यहाँ पर, देयर। करेक्शन करके क्या आ जाएगा, हियर। देयर का मीनिंग होता है वहाँ, हियर का मीनिंग होता है यहाँ। तो हम यहाँ, यहीं पे तो हम रह रहे हैं भारत में, हम किसी दूसरे देश में थोड़े ना रह रहे हैं। अगर यहाँ पर इंडिया की जगह किसी और देश का नाम होता तो देयर सही लगता, लेकिन क्योंकि हम खुद इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम देयर ना लगा के हम यहाँ पर लिखेंगे हियर, हम यहाँ भारत में, है ना। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट। कुछ सेंटेंसेस को जब एक्टिव पैसिव वॉइस में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर या फिर वाज और वर, उनके बाद में जो वर्ब की फॉर्म आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, इज के बाद लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक्सप्रेस। तो हमारी मिस्टेक, एरर यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेस। करेक्शन में क्या आना चाहिए, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, एक्सप्रेस्ड। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो कि इज, एम, आर, वाज, वर होती हैं, उनके तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
अगर आप टेंस वाला फॉर्मूला भी सोचते कि इज़ एम आर के बाद तो आईएनजी वाली फॉर्म आती है, तो भी आपको मिस्टेक्स कहाँ मिलती, इसी वर्ड में देखने को मिलती। एरर हमारा फिर भी एक्सप्रेस ही होता, बट आप करेक्शन लिखते टाइम एक्सप्रेसिंग लिखते जो गलत हो जाता, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये इनके आंसर भी दे रखे हैं, अगर कोई मिस्टेक रह गई है तो आप यहाँ पे आपके आंसर को करेक्ट कर सकते हो, मैच कर सकते हो। जिसने नहीं लिखा है, जिसने तीनों वीडियो नहीं देखे हैं, वो देख लेना। 8वीं 9वीं और 10वीं तीनों कक्षाओं के लिए ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, समझ गए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। थैंक यू।